तो स्टार्ट करें नेक्स्ट पार्ट, है ना। अभी हम लोग कल क्या देखे थे, इसका पहला पार्ट, ज्योग्राफी का पहला पार्ट हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद मेंस क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन हमारे जो बचे हुए हैं, 4 क्वेश्चन लगभग हमारे बचे हैं, उसको हम लोग आज फिर से एनालाइज करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चन में आए थे हम लोग। ये हो गया था, हमें हो गया है। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोलता है, गिव ए जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफशोर ऑयल रिजर्व ऑफ द वर्ल्ड, ठीक। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ऑनशोर अकरेंस ऑफ ऑयल रिजर्व। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया, क्या बोल रहा है। देखिए, ऑयल एक क्या, ऑयल रिसोर्स है ना, स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा डिमांड में है। क्यों, ऑयल की रिक्वायरमेंट क्यों है हमको, ऑयल एक बड़ा एनर्जी सोर्स है, ठीक। मेजर एनर्जी सोर्स है हमारे लिए, मतलब कोयले के बाद अगर हम देखें, कोयला और ऑयल जो है, पेट्रोलियम जो है, ये हमारा मेन एनर्जी सोर्स है अभी करेंटली वर्ल्ड में, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन देखेंगे, अगर प्रीवियस ईयर हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं तो 2021 के क्वेश्चन में जाइए और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, डिस्कस द मल्टी डायमेंशनल इम्प्लीकेशन ऑफ अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो जो 2021 में क्वेश्चन पूछा है वो मिनरल ऑयल के अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन इस साल है वो फिर से पूछ तो ऑयल रिजर्व के बारे में ही रहा है, बस उसने जो चेंज किया है वो ऑनशोर और ऑफशोर, ठीक है, तटीय और अपतटीय, इन दो में चेंज कर दिया है, तटवर्ती और अपतटीय, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑफशोर ऑयल रिजर्व और ऑनशोर ऑयल रिजर्व में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस होना चाहिए। ऑफशोर ऑयल रिजर्व और ऑनशोर ऑयल रिजर्व के बारे में जान रहे हैं, पेट्रोलियम ऑयल, जैसे अगर वो मरीन, इन मतलब मरीन में बोलता हूँ, ये जैसे हमारा कोस्ट है, ठीक है, कोस्ट के बाहर, कोस्ट के बाहर अगर हमको ऑयल कहीं पे मिल रहा है तो हम वो क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉन्टिनेंट है, कोई भी कॉन्टिनेंट है, ठीक। ये हमारा ओशन है, अगर ये कोस्ट के बाहर हमको मिल रहा है ऑयल कहीं पे तो हम क्या बोलेंगे इसको, ऑफशोर, ठीक। अगर कोस्ट के अंदर मिल रहा है तो क्या बोलेंगे हमको, अगर कॉन्टिनेंट के अंदर मिल रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, ऑनशोर, ठीक है। क्वेश्चन ये दो पार्ट में है, पहला बोल रहा है कि गिव ए जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफशोर ऑयल रिजर्व, तो अभी जो आपको बात करनी है डिस्ट्रीब्यूशन की, वो ऑफशोर ऑयल रिजर्व्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या बताना है, ऑनशोर ऑयल रिजर्व और ऑफशोर ऑयल रिजर्व, इन दोनों में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए, ठीक। जो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था 2021 का, वो क्या बोल रहा था, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो वो पॉलिटिकल मतलब जैसे कंट्री, मतलब अलग अलग एरियाज में जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बेसिस में पूछ रहा था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है ना, उसको एक्सप्लेन करने बोल रहा था। चलिए, अब जैसे हम लोग कल इंट्रोडक्शन देख रहे थे, तो इसमें आप क्या इंट्रोडक्शन लिखना चाहेंगे, मतलब एक ऐसा इंट्रोडक्शन जो आप इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए लिख पाए, क्या बताएंगे इसमें, कोई बताएगा। बताओ। तो ये एक डेटा डाल सकते हो, है ना, वो हो सकता है, और ये तो मतलब मेन बॉडी का पार्ट होगा, जो आप मेन बॉडी में बताएंगे ही बताएंगे, है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है जिसको आपको बताना ही बताना है, ठीक है।
मतलब इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन आप ऐसा क्या इंट्रोडक्शन देंगे कि ये जो क्वेश्चन है उसको आप जस्टिफाई जस्टिफाई कर पाएँ, क्वेश्चन की जो डिमांड है उसको आप बता पाएँ कि हाँ हमको पता है, इवेलुएटर को बताना है। हाँ, डिफरेंस तो आपका पार्ट ऑफ क्वेश्चन ही है ना, डिफरेंस तो आपको बताना ही बताना है। हाँ हाँ, नहीं तो मतलब मेजर जो डिफरेंसेस हैं वो आप बताओगे ही बताओगे, ठीक है। यस, है ना, यूज होता है। हाँ, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ऑयल, ऑयल। हाँ हाँ, वो लिख सकते हो कोई एक डेटा जो ऐसा आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि ऑयल जो है हमारे वर्ड मतलब हमारे लिए किसी भी हमको इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ऑयल रिजर्व इतना इम्पोर्टेंट क्यों है ना, तो उसको बता सकते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा, है ना। फिर उसके बाद एक और चीज बता सकते हैं कि ऑयल जो मिलता है वो कैसे मिलता है, मतलब कहाँ पे मिल सकता है। इसमें देखो दो चीजें बोली गई हैं, पहला आपका जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन बताने बोला है, और दूसरा बताने बोला है डिफरेंस, है ना। लेकिन आप एक चीज और बता सकते हो कि जो ऑयल पाया जाता है वो सेडिमेंट्री रॉक्स के नीचे पाया जाता है, आपका सेडिमेंट्री रॉक होगा ऐसा, ठीक है। इसके नीचे अगर मान के चलो ये है, तो ऐसा कुछ रॉक्स है, अलग रॉक अलग अलग लेयर्स में है। तो इसमें ये जो लेयर है, ये लेयर होगी एक, और आपका एक ये लेयर होगी, ठीक है। ये दोनों लेयर क्या होंगी, इम्परवियस लेयर होंगी, ठीक। हाँ, इम्परवियस मतलब जहां से पानी या फिर कोई भी चीज पेनिट्रेट ना कर पाए, सेमी परमिएबल जैसे होता है, इम्परमिएबल जो होता है ना। क्या बोलना चाहिए इसको, अपारगम्य, ठीक, अपारगम्य हो जाएगा आपका हिंदी में, अपारगम्य या फिर इम्परवियस रॉक। तो दो इम्परवियस रॉक के बीच में क्या होगा, सैंडविच होगा। इसमें भी जो सबसे ऊपर लेयर होगा ये आपका मिलता है क्या, गैस, जैसे ये आपका रहेगा गैसियस लेयर होगा, ठीक है। फिर इसके नीचे आपको क्या मिलेगा, ऑयल का लेयर मिलेगा, ठीक। फिर इसके नीचे आपको क्या मिलेगा, वाटर का लेयर मिलेगा, ऐसा, ठीक। तो इस टाइप का एक डायग्राम बना के आप बता सकते हैं कि ये आपका ऑयल कहाँ पे कैसे मिलता है, ठीक। ऑयल मिलने के लिए मेजर जो कंडीशंस हैं वो ये हैं, पहला इम्परमेबल रॉक ऊपर होना चाहिए ताकि गैस और जो ऑयल है वो स्केप करके कहीं दूसरे जगह ना जा पाए, और दूसरा नीचे भी एक इम्परमेबल रॉक होना चाहिए ताकि वाटर मतलब नीचे परकोलेट ना कर पाए, वाटर और जो भी ऑयल है गैस है वो नीचे भी परकोलेट ना कर पाए। तो हमको क्या मिला, एक दो रॉक्स के बीच में सैंडविच हमको गैस और ऑयल का लेयर मिलता है। प्लस ये ऑयल का फॉर्मेशन मतलब ये जो पेट्रोलियम है इनका फॉर्मेशन किससे होता है, कोई बताएगा। ऑर्गेनिक मैटर, मोस्टली ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, और उसमें भी मरीन ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, जो आपके ओशन से रिलेटेड जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, है ना, स्पीसीज होते हैं, वो ज्यादातर क्या फॉर्म करते हैं, पेट्रोलियम, ठीक, ऑर्गेनिक मैटर्स, हाँ उनके फॉसिल से ये हो जाएगा आपका गैस, ये होता है गैस, ठीक है। फिर आपका जो सेकंड लेयर है ये है ऑयल, और आपका जो ये थर्ड लेयर है ये होता है वाटर, ठीक। तो ऐसे तीन लेयर्स में ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अब जब इनको हमको निकालना होता है तो हम एक क्या करते हैं, इसके जस्ट ऊपर, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर हम एक ऐसा रिंग बनाते हैं, वेल, है ना, आपने सुना होगा पेट्रोलियम वेल बनता है, रिग बनता है, और यहाँ से हम इसको ड्रिल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले गैस रिलीज होगा, पहले गैस निकलेगा, फिर धीरे से हम ऑयल को निकालना स्टार्ट करते हैं, ऑयल निकलता है, ठीक। तो इस तरह से हमको एक स्ट्रक्चर के थ्रू
निकालना होता है, ये ड्रिलिंग करके फिर इसको निकालते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का दो तीन चीज़ों से आप क्या बना सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि ये कहाँ पे मिलता है ना। इसका मेन जो सोर्स है वो दो परमेबल रॉक्स के बीच में होगा, ठीक, दो इम्परमेबल रॉक्स के बीच में होगा। फिर अब इसके बाद जो आएंगे हम मेन क्या बताएंगे, एक्सप्लेनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑफशोर। अब डिस्ट्रीब्यूशन बताने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल है वो है आपके पास क्या, मैप। ठीक, आप हमेशा अगर डिस्ट्रीब्यूशन बताना है पूरे वर्ल्ड मैप में या इंडिया में या कहीं पे भी, तो आप कोशिश करें कि उसको मैप के माध्यम से बताएं। ठीक है, जैसे आप बनाएंगे वर्ल्ड मैप बनाएंगे, ठीक, वर्ल्ड मैप बनाने आता है ना आप लोगों को, वर्ल्ड मैप बनाने नहीं आता, आता है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं इक्वेटर, है ना। एक इक्वेटर बनाएंगे, ऊपर क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ये क्या हो जाएगा हमारा, साउथ अमेरिका। फिर उसके बाद क्या बनाएंगे हम, अफ्रीका, फिर ये हमारा क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब इधर हम बनाएंगे यूरोप, ठीक है, और ये हमारा क्या है, यहाँ पे अलास्का यहीं से जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड। ठीक, ये नीचे वाला क्या है, अंटार्कटिक। तो आपका वर्ल्ड मैप बन गया तुरंत इस तरह से। ठीक, अब हम क्या बताएंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे। तो आपको सबसे पहला, अगर कोई भी है अगर ऑयल के बारे में जानता है तो कहाँ पे बता पाएगा, कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा ऑयल मिल रहा है, अरब कंट्रीज में। तो इसको आप लिखेंगे, ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको राउंड करके, यहाँ पे आप राउंड कीजिए, है ना, और बताइए ये वाला आपका अरब एंड पर्शियन गल्फ। मोस्टली क्या लिखेंगे, अगर ऑफशोर ऑफशोर बता रहे हैं तो इसको लिखेंगे पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ। मोस्टली कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ईरान, इराक, है ना, यूएई, ये सारी कंट्रीज यहाँ पे मिलती हैं। इन सारी कंट्रीज में क्या मिलता है, ये मिलता है। ठीक, फिर उसके बाद कौन सा एरिया है, सेकंड, सेकंड एरिया और कौन सा होगा जहाँ से हमको पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, चलिए लिखते जाइए, मैं बनाते जा रहा हूँ, है ना। ये हमारा एरिया है नॉर्थ सी का, यहाँ पे हमको मार्क करना है। फिर उसके बाद हमको ये गिनी आइलैंड के आसपास, है ना, यहाँ पे हमारे दो कंट्रीज हो जाएंगी, नाइजीरिया और अंगोला। ठीक, फिर हमको यहाँ पे मिलता है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। फिर उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर सखालिन, ये वाले एरिया में। और यहाँ पे एक है कैस्पियन सी। ठीक, यहाँ पे क्या है, कैस्पियन सी, तो आप उसको भी मार्क करेंगे, कैस्पियन सी। ठीक है, ठीक, और कहीं पे मिलता है, इंडिया में मिलता है। इंडिया में कहाँ पे मिलता है, इस एरिया में मिलता है, केजी बेसिन में है। लेकिन अभी हम लोग केजी बेसिन को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए, वहाँ से एक्सट्रैक्शन नहीं हो पा रहा है ना, मतलब स्टार्ट हो चुका होगा लेकिन अभी मात्रा कम है। मेजर जो है बॉम्बे हाई है, अंकलेश्वर है गुजरात में,
तो यहाँ पे हमको मिलता है। कुछ कुछ अगर आपको नाम पता है तो आप लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। मैं इसका मेन इमेज है वो आपको दिखा देता हूँ। ये वाला आपको बनाना है, मतलब इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, हम जो बनाए सिंप्लीफाइड डायग्राम वो वाला है, उसी को आप लोग बनाएंगे। ठीक, तो जैसे इसमें जो बता रहा है उसमें ऑफशोर जो आपका प्रोडक्शन है वो कहाँ कहाँ पे ज़्यादा है? सऊदी अरेबिया, यूएसए, नॉर्वे, मेक्सिको और ब्राज़ील। ठीक, ये मैं बता रहा हूँ, ये जूम करने से फट जाएगा, है ना। ये जो टॉप 5 ऑफशोर टॉप 5 ऑफशोर प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन वाइज है। ठीक है, प्रोडक्शन वाइज कौन कौन सी कंट्रीज हैं? सऊदी अरेबिया, इसमें आप इमेज भी देख सकते हैं, देखिए सऊदी अरेबिया का इमेज बहुत बड़ा है ना। सऊदी अरेबिया, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? यूएसए, फिर कौन सा है? नॉर्वे। नॉर्वे कहाँ पे? नदन सी पे, ठीक है, ये वाला एरिया, नॉर्थ सी जो एरिया है यहाँ से होता है। फिर उसके बाद है मैक्सिको। मैक्सिको और यूएसए कहाँ से निकाल रही हैं? ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में, ठीक है। फिर उसके बाद है ब्राज़ील। ठीक, ब्राज़ील का यहाँ पर है। वेनेजुएला के लिए यहाँ पर है, ब्राज़ील और वेनेजुएला के लिए। ठीक, अब उसके बाद जो एस्टिमेटेड रिजर्व हैं, ये क्या है? ये प्रोडक्शन वाइज है टॉप 5। ठीक, अब एस्टिमेटेड जो रिजर्व है, रिजर्व के बेसिस पे भी अलग अलग कंट्रीज को हम लिख सकते हैं। टॉप 5 कंट्रीज कौन सी हो जाएंगी? अगेन सऊदी अरेबिया, फिर उसके बाद क्या है? ब्राज़ील, फिर उसके बाद क्या है? यूएसए, यूके, सॉरी यूएई, ये है यूएई, फिर है यूएस, और उसके बाद क्या है? नाइजीरिया। नाइजीरिया, ठीक। तो आप कंट्री वाइज भी डेटा दे सकते हैं, अगर आपको कुछ कुछ ऑयल रिग्स के बारे में पता है ना, फेमस ऑयल रिग्स के बारे में, टॉप 2 या टॉप 3, तो उनके बारे में भी डेटा दे सकते हैं जो ऑफशोर ऑयल रिग्स हों, है ना। ठीक, अब जैसे ऑफशोर ऑयल रिग में इसको 2 टाइप में और डिवाइड करते हैं, एक सैलो वाटर और एक डीप वाटर। सैलो वाटर लेस देन 400 मीटर, डीप वाटर मोर देन 400 मीटर ऑफशोर को। ठीक, तो ये आप मैप के थ्रू क्या बताएंगे? डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे। हो गया, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाला पार्ट हो गया। तो फर्स्ट पार्ट आप किस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, ये वाला फर्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा आंसर का। अब आते हैं हम लोग सेकंड पार्ट में। आंसर का सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? आपको क्या बताना है? डिफरेंसेस, डिफरेंस बिटवीन ऑफशोर एंड ऑनशोर। सबसे पहले डिफरेंस में आप बताएंगे लोकेशन, अलग अलग वर्टिकल्स में लिखते जाएंगे तो आपको क्या होगा? बेटर रिप्रेजेंटेशन होगा आपका। ठीक, तो जैसे लोकेशन में क्या हो जाएगा? लोकेशन क्या बताएंगे? लोकेशन के बारे में बता सकते हैं, बताओ लोकेशन के बारे में। उर्वशी क्या बताओगे लोकेशन के बारे में? ऑफशोर के लिए क्या लिखोगे? ऑफशोर या फिर अपतटीय, और ऑनशोर तटवर्ती में क्या लिखोगे? अरे भाई, ये ऑन शोर का मतलब क्या हुआ? आपको यही बताना है ना कि ये मतलब तट से आप बाहर मिलते हैं, मतलब आपके लोकेशन किसी भी कंट्री के मतलब एरिया के बाहर मिलेगा, ठीक है, या समुद्र में मिलेगा, ठीक है, समुद्री जल में के नीचे मिलेगा, ठीक है, आपको वही चीज़ बताना है। और फिर अपतटीय कहाँ पे मिलेगा? कॉन्टिनेंट्स में मिलेगा, ये ओशन में मिलेगा। इसके लिए सबसे बढ़िया क्या हो जाएगा? ये ओशन में मिलेगा, और इसके लिए क्या हो जाएगा? कॉन्टिनेंट में मिलेगा। ठीक, लोकेशन वाइज आप ये बता सकते हैं। फिर क्या बताएंगे?
फिर क्या बताएंगे दूसरा, क्या हो सकता है और क्या डिफरेंस के में बता सकते हैं आप लोग? कुछ पॉइंट्स हैं आप लोग के पास? बताओ टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। हम्म। हाँ। देखो कोई भी चीज अगर ऑफशोर हो रहा है, मरीन इन्वायरमेंट में हो रहा है, तो हमारे लिए तकलीफ होगा। मतलब हम मतलब लैंड में ज़्यादा सुटेबल हैं, कोई भी काम करना है हमको, कोई भी मशीनरीज अगर इम्प्लांट करनी है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है, तो वो कहाँ आसान होगा? मतलब ऑन शोर में आसान होगा, है ना। जो लैंड बेस्ड है ना, जो जमीन स्तर पर है, वहाँ पे हमको क्या होगा, वो आसान होगा। ठीक है, उसमें ईजियर टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन भी हो सकता है, डेवलपमेंट उसके टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट उसका ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। ये ओल्डर होगा। जो ऑनशोर है वो पहले खोजा गया होगा, है ना, उसमें सर्वे जो है पहले होंगे। तो जो हमारे रिजर्व हैं, टोटल जो रिजर्व है, उसमें प्रपोर्शन किसका ज़्यादा होगा? ऑनशोर का होगा। और ऑफशोर का क्या कम होगा? तो जिसमें इसमें लिख सकते हैं प्रोडक्शन वाइज। हाँ, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगा। प्रोडक्शन वाइज ये 30% हो सकता होगा और ये 70% होगा। ठीक है। फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, ये विश्व के दृष्टिकोण से आपको टोटल जो ऑफशोर प्रोडक्शन है वो ओनली 30% है, और ऑफशोर का ऑनशोर जो है वो 70% है। ठीक। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, है ना। आपको इसके लिए स्पेशल जो मरीन एनवायरनमेंट में इसका, वो देखे हो कि नहीं देखे हो? मरीन रिग्स देखे हो कभी? कुछ आपको इस तरह से दिखाई देता है ना। ये आप किसी मूवीज में या कहीं पे भी आपने देखा होगा। तो अब सोचो, पूरे समुद्र के बीच में आपको इसको लगाना है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाना है। समुद्र में टाइड्स हैं, है ना, वेव्स हैं, साइक्लोन्स हैं। तो सारी चीज़ों के हिसाब से आपको इसको क्या करना है, इम्प्लांट करना होगा। अब सोचो अगर समुद्र का डेप्थ ज़्यादा है, आपको किस में लगाना है? समुद्र के तल में लगाना है। उसका गहराई बहुत ज़्यादा हो सकता है, कहीं कहीं पे गहरा कितना होगा, 400 मीटर से ज़्यादा है ना। जैसे डीप वाटर रिजर्व हम देख रहे हैं, तो उसमें 400 मीटर से ज़्यादा आपको डेप्थ में लगाना पड़ेगा इसका सपोर्ट बेस। ठीक। प्लस यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इजी होगा क्या? इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, इजी होगा या टफ होगा? टफ होगा। तो वो लिख सकते हैं आप लोग, इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, इसका इजी या फिर सिंपल इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर और क्या डाल सकते हैं इसमें? इन्वायरमेंटली रिस्क रिस्क बेस्ड किस में ज़्यादा होगा, सेफ्टी किस में ज़्यादा होगा? रिस्क हो जाएगा। हाँ। हाँ, रिस्क या सेफ्टी के मामले में ये ज़्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स होगा, ये इसमें ज़्यादा रिस्क होगा, है ना, हाईली रिस्क की होगा, हाई रिस्क हो जाएगा। और ये लो रिस्क होगा। फिर इसमें आपको आइसोलेशन में रहना पड़ता है ना। जब भी आप जाएंगे, अगर ऑयल रिस्क ऑफशोर में जाएंगे, तो आपको आइसोलेशन में रहना पड़ेगा, वहीं पे ही रहना पड़ेगा कुछ दिन, जब तक आपका काम चलेगा। तो कॉस्टली हो जाएगा ये, है ना, कॉस्ट बेस पे ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट इसका हाई होगा, हाई कॉस्ट होगा, लो कॉस्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग, और एक और मेन चीज़ है, जैसे जियो पॉलिटिकल बेस पे देखेंगे, तो डिस्प्यूट्स किसके कारण ज़्यादा होंगे? ऑफशोर के कारण। क्यों? क्योंकि वो मरीन जो हमारा बाउंड्री है, वो एग्जैक्ट नहीं है। जैसे आप देखेंगे साउथ चाइना सी में इतना ज़्यादा डिस्प्यूट क्यों है? क्योंकि जो साउथ चाइना सी में जो ऑयल रिजर्व है, उसके लिए लड़ाई चल रही है ना। चाइना चाहता है कि मैं उसको एक्सट्रैक्ट करूं, और बाकी देश चाहते हैं कि वो उसको एक्सप्लॉइट करें। ठीक, तो उसके कारण भी ये मतलब ये हो सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर इसके बाद कंक्लूजन क्या डालेंगे आप लोग?
कंक्लूजन कुछ डाल सकते हैं। वेरी गुड। हाँ, मतलब फ्यूचर के लिहाज से हमको इसको डेवलप करने की जरूरत है ना, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि इसका परसेंटेज क्या है कंपोजिशन में, कम है ना, इसके मुकाबले। तो हमको इसकी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है, इसमें कॉस्ट को रिड्यूस करना है, तो इसमें काम करने की अभी हमको ज़रूरत है। और धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है, एनर्जी डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। एनर्जी डिमांड हमारा हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे रहेगा, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमको ज़्यादा कोशिश यही करनी है कि इसमें भी हम टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में बोल रहे हैं, हाउ कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ड्रोन्स be effectively used along with GIS and RS technique in location and aerial planning। ठीक, तो जो जो बॉक्स बना है उन वर्ड्स को, उन कीवर्ड्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक, अब जब इंट्रोडक्शन कभी कभी लिखना होता है और आपको समझना है कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, तो जब आप ये बॉक्स बनाएंगे, जो कीवर्ड्स बनाएंगे, इनको आप रीअरेंज कीजिए बढ़िया से, है ना, और उसको प्रेजेंट कीजिए। ठीक, लगता वही है कि आपने क्वेश्चन को रिफ्रेश कर दिया, लेकिन आपके पास कभी कभी जब आपको टाइम कम लग रहा है और आपके पास एक अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं है, कोई सरप्राइज क्वेश्चन है, तो इस ये बेहतर टेक्निक होता है। ठीक है, अब इसी को आप रीअरेंज करके क्या बना सकते हैं, एक इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, कोई बताएगा? जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीआईएस, जीआईएस का मतलब होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, और आरएस का मतलब है रिमोट सेंसिंग। ठीक, ड्रोन को आप लोग जान रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जान रहे हैं। अब देखो, इनिशियली जब आप एग्जाम में बैठे रहोगे तो आपको लगेगा कि ये कैसा बाउंसर क्वेश्चन आ गया, है ना। जीएस पेपर 1 के लिए आप जब कभी भी रिवाइज करके जाओगे एग्जाम के जस्ट पहले, आप कभी भी ये नहीं सोचोगे कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, मतलब आपने पढ़ा है मेंस की तैयारी के लिए, लेकिन जैसे आप जो मतलब इस GS1 को अगर लेके जाओगे, रिवाइज करते रहोगे, तो आपको कभी भी स्ट्राइक नहीं करेगा कि ये कैसे पूछ रहा है ना। लेकिन ये एक यूपीएससी का एक सरप्राइज क्वेश्चन है जो आ रहा है। ठीक, और ऐसा आपको किस लिए दे रहा है, थोड़ा सा आप लोग एप्लीकेशन बेस्ड आंसर आंसर राइटिंग के लिए, है ना, ताकि आप ये सोच सके कि अलग अलग चीज़ों का एप्लीकेशन हम कैसे कर रहे हैं। जैसे टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हम जियोग्राफी में कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक, तो उसके लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अब जैसे ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ड्रोन, इसको मिला के एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, जियो एआई। ठीक, जियो एआई, जियो स्पेशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियो एआई, जियो फिजिकल, क्या बताया था, जियो स्पेशियल, सॉरी, जियो स्पेशियल, जियो स्पेशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है एआई का यूज जियोग्राफी में, या फिर मतलब लोकेशनल प्लानिंग। अच्छा हाँ, दो कीवर्ड्स और हैं। सबसे पहले लोकेशनल एंड एरियल प्लानिंग, इससे क्या समझ रहे हैं आप लोग, लोकेशनल और एरियल प्लानिंग से क्या समझ रहे हैं? हिंदी में क्या बोला जा रहा है, हिंदी में स्थानीय और क्षेत्रीय योजना।
हाँ ठीक है, मतलब थोड़ा जैसे बता रहे हो कि जैसे हम हमारी करंट रिक्वायरमेंट है, ठीक है, आज के डेट में हम लोग कहाँ है, रायपुर में है। रायपुर एक बड़ा सिटी है, मेट्रोपोलिट मतलब धीरे धीरे अब ये बढ़ रहा है, सिटी बढ़ रहा है ना। इसको स्पेस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन स्पेस के साथ और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, जैसे ये अर्बन सेंटर है ना, ये कैपिटल है, तो हमेशा ये है कि पीपल यहाँ पे आएंगे, है ना, पीपल यहीं पे माइग्रेट होंगे। कुछ कुछ मतलब जैसे रूरल से अर्बन जो माइग्रेशन होगा यहाँ होगा, रायपुर में होगा। तो उसके लिए आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, जैसे रायपुर का एक मास्टर प्लान अभी तैयार किया जा रहा है 2040, है ना, जैसे दिल्ली का मास्टर प्लान तैयार किया गया है 2041। तो उसमें आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कैसे आपकी रोड्स होंगी, कैसे आपका ड्रेनेज सिस्टम होगा, है ना, कहाँ पे आपके पार्क्स बनेंगे, है ना, ताकि ऑक्सीजन भी मतलब जैसे ग्रीनरी भी है वो भी आप वहाँ पे वो यूज़ कर पाएँ, है ना, उनको भी डेवलप किया जा सके। ऐसा ना हो कि केवल बिल्डिंग बिल्डिंग हो और हीट कैप्चर होने लगे। तो जो अर्बन सॉल्यूशन है, अर्बन मतलब सेटलमेंट का जो प्रॉब्लम्स है, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इससे, ठीक है। वेरियस प्रॉब्लम्स है, जैसे आप इंडस्ट्रीज हो गया, तो इंडस्ट्रीज को आप ऐसे कौन से लोकेशन पे रखेंगे कि जिससे आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो, है ना, या फिर आप उससे ज़्यादा मार्जिन डेवलप कर पाएँ, कॉस्ट को कम कर पाएंगे, है ना, प्रॉफिट को बढ़ा पाएंगे, मार्केट एक्सेस कर पाएंगे, है ना, कंपटीशन में रह पाएंगे। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे ये सारी चीज़ें होंगी, प्लस जैसे अलग अलग रीजन्स हैं, है ना, हम जैसे छत्तीसगढ़ में देखते हैं कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो ट्राइबल बेल्ट्स हैं, कुछ रीजन्स हैं जो प्लेन बेस्ड है, मतलब प्लेन्स हैं, जैसे हम लोग जहाँ रह रहे हैं रायपुर, ये प्लेन है, ठीक है। जो ट्राइबल बेल्ट है वो कैसा है, पहाड़ी है, पठारी है ना, फॉरेस्ट है वहाँ पे। तो अब वहाँ पे आप डेवलपमेंट को कैसे ले जा पाओगे, ठीक है ना, आप वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करोगे, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करोगे, है ना, तो ये सारी चीज़ें कैसे बता पाओगे आप, जियोग्राफिकल एनालिसिस से, ठीक। अब इन जियोग्राफिकल एनालिसिस के लिए पहले क्या होता था कि पहले हम नॉर्मल फिजिकली एनालाइज करते थे, है ना, माउंटेन्स के हाइट देख रहे हैं, फिर उसका उच्चावच, जो उच्चावच बोलते हैं ना, उसको हम लोग मीज़र करते थे फिजिकली। जियोग्राफी का मैप होता था, मैप के थ्रू हम देखते थे डायग्राम्स, मैप में डायग्राम्स वगैरह बना के। लेकिन फिर भी कठिनाई आती है, कुछ जगह जो है इनएसेसिबल एरियाज होते हैं, है ना, और उनका एक पिक्चर जो है हम डायरेक्टली नहीं बना पाते हैं, ठीक। लेकिन आजकल क्या है, सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट हमको इमेजेस इमेजेस दे रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं, लोकेशन देख रहे हैं मैप में। मैप के थ्रू क्या करते हैं, आज आप ट्रेवल करते हैं, ठीक है, अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है, आप किसकी हेल्प लेते हैं, गूगल मैप की हेल्प लेते हैं, वो आपको डायरेक्शन बताता है। कभी कभी वो आपको बताता है कि इस रोड में मत जाइए, यहाँ पे एक्सीडेंट है, लाइव लाइव मतलब आपको इनपुट्स देते रहता है ना। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है जीआईएस से, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से, है ना, मतलब जो भी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशंस हैं उनको हम एक मतलब एक सिस्टम में डाल रहे हैं, और उससे हम इनपुट ले रहे हैं, मतलब इनपुट से हम आउटपुट ले रहे हैं, ठीक। प्लस हमको अब क्या करना है, उसके लिए प्लानिंग करना है, अलग अलग प्लानिंग है, अलग अलग डायमेंशन हो सकते हैं। हाँ हाँ, क्या होना चाहिए, नहीं ये एरियल अलग है। हाँ एरियल 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 एनालिसिस, ओके सॉरी, ये वाला ना, हाँ हाँ हाँ, ये वाला इसमें गलत लिखा है, एरियल एनालिसिस, ठीक। नहीं नहीं, मेरे ख्याल से वो वाला सही है, ये इसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है, इसको सुधार लेना है। एक्चुअल में क्या है, ये जो वर्ड है ये एरियल, ये सही है, एरियल प्लानिंग। नहीं ये वाला एरियल अलग है, ये जियोग्राफी में यूज़ होता है।
ये ठीक है ना, मतलब ये एरिया के लिए है, एरियल। हाँ हाँ, एरियल अलग है, वो वाला जो एरियल जो बोल रहे हैं वो अलग है। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको, अभी पढ़ लो, है ना। इसको मैं देख के आपको बता दूंगा। उसमें क्या है, ट्रांसलेटेड वाला है, और इसमें जो लिया गया है वो क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। ये वाला सही है आपका। ठीक, ये क्षेत्र से रिलेटेड है, क्षेत्रीय योजना जो बनाते हैं उसके लिए है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये वाला वर्ड ठीक है। ठीक, उसमें जो दिया है वो हवाई जो दिया है वो अलग है, वर्ड जो है थोड़ा सा उसमें वो ले लिया है। चलिए फिर भी देखते हैं, है ना। क्या बता रहा था मैं? क्या चीज़ बता रहा था? कहाँ पर थे हम लोग? जीआईएस बता दिया था। जियो स्पेशल रिमोट सेंसिंग, जैसे हम लोग सैटेलाइट से, है ना, या फिर एरोप्लेन के थ्रू, है ना, ये रिमोट से हम लोग कोई भी डेटा कैप्चर कर रहे हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे हम लोग जीआईएस या फिर ये टेक्नोलॉजी क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो इसका 3 स्टेज में एक्चुअल में हमको यूज़ करना होता है। सबसे पहला होता है कि डेटा हमको लेना है, ठीक है, डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो चीज़ होगी। ठीक, फिर दूसरा चीज़ होगा, उसको एनालाइज करेंगे, उसका सबसे पहले डेटा एक्सट्रैक्ट करना है ना, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्विजिशन। फिर दूसरा हो गया डेटा एनालिसिस, और तीसरा फिर हो जाएगा, इससे क्या निकलेगा, हमारा जो रिजल्ट निकलेगा, आउटपुट निकलेगा, इससे हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग। तो टेक्नोलॉजी का, एआई का हमको रोल जो है वो इन 3 चीज़ों में मिलता है। ठीक है, इन 3 चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और स्पेशली जैसे एआई है तो एआई का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। डेटा एक्विजिशन हमारे लिए आसान हो जाएगा, डेटा को हम लोग कैटेगराइज करके स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो हमारे पास डेटा कैटेगराइज्ड है प्रॉपरली, है ना, हमको पता है एग्जैक्टली इसके सारे डेटा कैसे हैं, कहाँ से लिए गए हैं, किस टाइम पर लिए गए हैं, है ना, तो हम उनको प्रॉपरली एनालाइज कर पाएंगे, और उस एनालिसिस से हमारे लिए डिसीजन मेकिंग आसान होगा। ठीक, अभी जैसे सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट जो अभी देख रहे हो वो है फ्लडिंग इन पंजाब, है ना, पंजाब एंड दिल्ली रीजन। ठीक, ये किस कारण से हो सकता है? इसका मेन है पुअर प्लानिंग। जैसे अगर आप दिल्ली में या कोई भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अगर आप अर्बन फ्लड्स देख रहे हैं, तो उसका मेन रीजन क्या है, पुअर प्लानिंग। ठीक, और पुअर मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। फ्लड नॉर्मल है ना, वाटर आपका निकलना चाहिए, रेनफॉल अगर कितना भी हो, वाटर को निकलने के लिए स्पेस चाहिए, है ना। लेकिन जो अगर मेन प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहा है, अगर मैं उसके एग्जिट को ही बंद कर दूं, है ना, उसके बहाव में ही हम कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा लगा दे जो उसको ब्लॉक कर रहा है, तो पानी क्या हो जाएगा, भरने लगेगा, और उसी से क्या होगा, फ्लड का सिचुएशन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, अब मान के चलो ड्रेनेज है, ड्रेनेज को हमने प्रॉपरली क्लीन नहीं किया टाइमली, तो क्या होगा, ब्लॉकेड होंगे, है ना, तो ये भी एक फ्लड का रीजन हो जाएगा। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, प्रॉपरली जो डेटा है और उनका रेगुलर इंटरवल में उनकी मॉनिटरिंग। ठीक, तो इन सब चीजों को कौन आसान बनाता है, एआई, मतलब ये जो रिमोट सेंसिंग और जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, जीआईएस, ये दोनों हम इस चीज को क्या बनाते हैं, आसान बनाते हैं हमारे लिए। ठीक, अब इसको हमको बताना है कि क्या क्या एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, कौन कौन से क्षेत्र में एप्लीकेशन हमको इनको करेंगे, एआई को एप्लीकेशन का कौन कौन सा एरिया में हो सकता है। जैसा मैंने अभी सबसे पहला आपको एग्जांपल दिया, वो क्या है, अर्बन प्लानिंग। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए आप इसमें लिख लेंगे, दिल्ली मास्टर प्लान
दो 2041 2041 है ना। इसमें क्या करेंगे, हम दिल्ली को अलग अलग जोन्स में बांटेंगे, ठीक है। उनके लिए ड्रेनेज का, सप्लाई का, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का, ये सारे फैसिलिटीज़ को हम प्रॉपरली मॉनिटर कर पाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंट वर्टिकल है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ करेंगे, कोई बताएगा। हाँ, जैसे आपने देखा होगा आज के डेट में ड्रोन दीदी स्कीम, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। हाँ हाँ हाँ, जैसे ड्रोन के थ्रू आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं, है ना। आप एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं, फिर उनको मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जैसे आप कहीं पे भी हैं, ड्रोन के थ्रू आप पूरे एरिया का मॉनिटरिंग कर सकते हैं भाई। वेदर के बारे में भी जानकारी मिलेगी, है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन जियोग्राफी से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को क्या करता है, कैप्चर करता है पहले, है ना। डेटा को एक मतलब लेता है, फिर उनको कैटेगराइज करता है प्रॉपरली कि भाई आपको वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, कि आपको लैंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, कि आपको और कैसा कैसा इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक। उन सब चीज़ों को फिर कैटेगराइज करके फिर एनालाइज करता है, और उनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग, ठीक। जैसे मैंने आपको बहुत सारे डेटा दिए थे कुछ देर पहले, है ना। आपको जैसे लैंड का, लैंड होल्डिंग के रिलेटेड, तो लैंड होल्डिंग जैसे आपने भुवन मैप एक देखा होगा आजकल रहता है। भुवन मैप क्या करता है, उसके थ्रू क्या करते हैं, डिजिटल राइट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। अलग अलग जैसे अलग अलग स्वामित्व स्कीम है, स्वामित्व स्कीम के थ्रू हम लोग डिजिटल राइट्स या फिर राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, है ना। तो ये सब स्कीम्स कैसे मतलब हो सकता है, डिजिटलाइजेशन इनका कैसे होगा, सर्वे होगा। सर्वे किसके थ्रू होगा, या तो सैटेलाइट के बेस्ड होगा या फिर ड्रोन बेस्ड होगा, है ना। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इनका सर्वे कर सकते हैं और इनका इमेजेस के साथ में रिकॉर्ड्स रख सकते हैं, ठीक है, डिजिटल रिकॉर्ड रख सकते हैं, ठीक। तो ये फ्यूचर के लिए भी हेल्प करेगा और हमारे इसके लिए भी हेल्प करेगा, ठीक। अब जैसे एग्रीकल्चर में हम लोग और क्या क्या यूज़ किए, ड्रोन का यूज़ किए फर्टिलाइज़र के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए, या फिर मॉनिटरिंग के लिए। जैसे अगर कोई मतलब जानवर है वो घुसने वाला है, तो हम पहले से सचेत हो सकते हैं, है ना। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग कर सकते हैं। पहले क्या है, कोई आदमी बैठ के रात भर चौकीदारी करता था, उसके बदले अब क्या हो सकता है, एक एआई सिस्टम डेवलप कर सकते हैं ऐसा कि अगर कुछ कोई भी जानवर है तो वो साउंड के थ्रू उनको डिस्ट्रैक्ट कर पाए, है ना, ठीक है। फिर और क्या यूज़ कर सकते हैं, और कहाँ पे यूज़ हो सकता है ये, इंडस्ट्रीज में यूज़ हो सकता है, इंडस्ट्रीज के लोकेशन प्लानिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, है ना। फिर इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हो सकता है, जैसे पब्लिक सर्विस। पब्लिक सर्विसेज में आपका क्या क्या आएगा, सारी चीज़ें जो आप लोग पब्लिक सर्विस के रूप में लेते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। हाँ, सिक्योरिटी में भी यूज़ होगा, है ना, डिफेंस टेक्नोलॉजीज में यूज़ हो सकता है। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम लोग इसको यूज़ करेंगे, ठीक। और क्या क्या लिख सकते हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में आपको पता है, कोई एग्जांपल याद हो, या फिर कैसे यूज़ करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट में। जैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं, है ना, डिजास्टर के बाद एक रेस्क्यू ऑपरेशन होता है। तो मतलब ऐसे ऐसे कुछ जगह बन जाते हैं जहाँ पे हम पहुँच नहीं पाते हैं, लेकिन उन जगहों पर ड्रोन के द्वारा हम पहुँच सकते हैं, है ना। कुछ रोबोट्स के द्वारा हम लोग पहुँच सकते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। इसमें एक इसको हम लोग मतलब वो कर सकते हैं, ठीक। रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मतलब इसका फ्लड्स का, या फिर कोई भी चीज़ जो कोई भी डिजास्टर हो रहा है उस समय। जैसे लैंडस्लाइड हुआ है ना, माउंटेन्स में लैंडस्लाइड हुआ, मान के चलो जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो आप कैसे जाएंगे, ड्रोन के थ्रू, है ना। फिर उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग,
अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना है, जैसे हमारा जो सेंसस हो रहा है अभी, अभी जो लेटेस्ट सेंसस होने वाला है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हाउस होल्ड्स का जियो टैगिंग कर रहे हैं। याद है, अभी न्यूज़ में आप लोग पढ़ा होगा, लेटेस्ट न्यूज़ है ये, मतलब हाउसेस का, हाउस होल्ड्स का, सारे हाउसेस का क्या होने वाला है, जियो टैगिंग। तो ये सेंसस का फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, कुछ टाइम में अभी जियो टैगिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही जियो टैगिंग होगा, फिर उसके बाद उन हाउस होल्ड्स में कितने लोग रह रहे हैं, है ना, उसका पॉपुलेशन, मतलब फिर उसके बाद धीरे से हम क्या कर पाएंगे, पॉपुलेशन डेटा निकाल पाएंगे, और इसके आधार पे हम बहुत सारे और डेटा जो है एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। तो इसमें और चीज़ें लिख लिख सकते हो, जैसे डिफेंस हो गया, है ना, स्मार्ट सिटी प्लानिंग हो गई, है ना, फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड कनेक्टिविटी हो जाएगा। हाँ हाँ, बस ये मतलब आपको यूज़ बताना है, टेक्नोलॉजी हमको कितना हेल्प करने वाला है, वे फॉरवर्ड, हाँ, वे फॉरवर्ड आपको एक तरह से बताना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कुछ कुछ स्कीम्स आप लोग डाल दीजिएगा, है ना, जैसे कि स्वामित्व स्कीम है, ड्रोन दीदी स्कीम है, ठीक, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन स्कीम है। तो इन सब का नाम आप लोग क्या करेंगे, इसके आंसर में डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये केवल और केवल मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं, ये पब्लिक सर्विस से भी रिलेटेड है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। डिस्कस हाउ चेंजेस इन साइज, shape and size of continent and ocean basin of the planet take place due to tectonic movement of crustal mass। अभी पढ़े हो नहीं हो, है ना, जस्ट आपने पढ़ने वाले हो इसको, है ना, शुरुआत हुई है इसकी। तो कोई बता पाएगा कैसे, थोड़ा सा आइडिया सोचो कुछ, कैसे लिखोगे इसके बारे में, क्या है, मतलब ये क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, और इसको कौन से टॉपिक से रिलेटेड है एक्चुअल में, बताओ। देखो सर, फॉर्मेशन की बात कर रहा है, मतलब चेंज इन शेप एंड साइज, है ना, शेप एंड साइज ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन। ठीक, आपको मतलब हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कैसे हमारा जो कॉन्टिनेंट है वो डेवलप हुआ है ना, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में हम लोग पढ़े थे एक चीज, ये वाला जो इसका इवोल्यूशन है उसके बारे में। फिर वो किसके बारे में बोल रहे हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट, है ना, इसी के बाद इसी के साथ पढ़ रहे हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ द क्रिस्टल मास। अब देखो यहाँ पे प्लेट बोलने के बजाय वो क्रिस्टल मास लिख दिया है बस, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है। हाँ, क्रिस्टल मास, या फिर उसको आप प्लेट्स लिख सकते हैं, क्रस्ट मतलब ये टेक्टोनिक प्लेट्स भी लिख सकते हैं, वो उसी के लिए ही है, क्रिस्टल मास या फिर टेक्टोनिक प्लेट। ठीक, तो ये रिलेटेड क्या है, टेक्टोनिक मतलब टेक्टोनिक थ्योरी से रिलेटेड है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से थ्योरी से रिलेटेड है। ठीक, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से कैसे बना पाएंगे इसको, आप लोग बताइए, इसको आपने थोड़ा सा अभी पढ़ा हुआ है। ठीक, कोई बताएगा इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो, बताओ इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हो। वो लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो इसको, लेटेस्ट डेटा इसका यही है कि जो मूवमेंट है वो अराउंड 2 to 4 सेंटीमीटर, 2 to 3 सेंटीमीटर पर ईयर के अराउंड ये मूवमेंट हो रहा है ना, बस आपको ये पता है। लेकिन इसका मेजर थीम क्या है, आप पहले थीम को फाइंड आउट करो, है ना, क्वेश्चन के मेजर थीम को फाइंड आउट करो, क्या है क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, आपको उसको मतलब खोजना है। हाँ, इसमें प्रोसेस की बात की गई है, प्रोसेस बताएंगे, मतलब डिस्कस हाउ, हाउ मतलब प्रोसेस, प्रोसेस की बात की गई है ना, तो आप लोग इसमें क्या बताएंगे, प्रोसेस बताएंगे कि कैसे चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में पूरा आपको टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, जो टेक्टोनिक थ्योरी है
वो कैसे मतलब कैसे एक्सप्लेन कर रहा है हमारे मूवमेंट्स को, टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट को। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स होते हैं। ठीक, अब जैसे हम जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़े थे तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, केवल कि हमारा जो पेंजिया था, मतलब पास्ट में, है ना, सीनोजोइक मिसोजोइक पीरियड के आसपास एक पेंजिया था और पेंथलासा था, वो ब्रेक डाउन हो गए, क्या बने, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड बने। फिर उसके बाद गोंडवाना लैंड फर्दर डिवाइड हुआ, है ना, और लॉरेशिया फर्दर डिवाइड हुआ कॉन्टिनेंट्स में। लॉरेशिया हमारा कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड हुआ, नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया। ठीक है, ग्रीनलैंड भी उसमें से एक है। फिर उसके बाद गोंडवाना लैंड किस में डिवाइड हुआ, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और अंटार्कटिका। ठीक है, तो आपको ये पता है, तो ऐसा क्या हो, ये क्या हो रहा है एक्चुअल में, क्या हो रहा है, साइज इनका क्या हो रहा है, टूट रहा है, ये लोग ब्रेकअप हो रहे हैं। ठीक, लेकिन ये क्या है, केवल हम कॉन्टिनेंट्स को बताया अभी तक। आपको क्या बताना है, याद रखना, ओशन बेसिन के बारे में भी बताना है। ठीक है, तो ओशन क्या था सबसे पहले, पेंथलासा। पेंथलासा से नेक्स्ट नया ओशन कौन सा बना जब ब्रेकअप हुआ, तो टेथिस सी, है ना, टेथिस सी बना। ठीक, फिर टेथिस सी, और हम लोग आज के डेट में अलग अलग कौन कौन से कॉन्टिनेंटल मतलब ओशन बेसिन देखते हैं। मेजर ओशन बेसिन कौन कौन से हैं हमारे अभी, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन ओशन, फिर अंटार्कटिका, वो अंटार्कटिका हो गया, आर्कटिक सी, है ना। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ओशन बेसिन्स हैं, तो इनके बारे में भी आपको बताना है साथ ही साथ। ठीक, अब उसमें क्या बताना है कि भाई प्रोसेस के बारे में, अब ये सारी चीज़ें एक बार बताओगे, है ना, तो आप ये एक डायग्राम बना सकते हो साथ ही साथ। ठीक, ये अभी पढ़ेंगे हम लोग, तो आप इसको फिर से बना लेना। ये वाला एक डायग्राम है जो मेजर प्लेट्स, है ना, के बारे में दिखा रहा है। ठीक, अब इनके इंटरेक्शंस को हम देखेंगे कि ये इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, अलग अलग प्लेट्स हैं वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो जो प्लेट्स होते हैं वो तीन टाइप से इंटरेक्ट कर सकते हैं। पहला इंटरेक्शन है डाइवर्जेंट बाउंड्री। ठीक, डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, मॉर पढ़े, मॉर मिड ओशियनिक रिज। मिड ओशियनिक रिज क्या है, एक तरह से डाइवर्जेंट बाउंड्री, दोनों प्लेट्स एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ठीक, फिर कन्वर्जेंट बाउंड्री, आपने ट्रेंच पढ़ा है, ट्रेंच के बारे में मैंने बताया था, ट्रेंचेस के पास, है ना, तो जो जब दो प्लेट्स, जब दो प्लेट्स एक दूसरे के तरफ आते हैं तो क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। ठीक, फिर उसके बाद एक मैंने और बताया था आपको, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉल्ट, है ना, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, दोनों एक दूसरे के तरफ नहीं आ रहे हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से के आसपास से गुजर रहे हैं। तो ये तीन तरह के बाउंड्री, मतलब ये तीन तरह के मूवमेंट्स हो सकते हैं, इंटरेक्शंस हो सकते हैं प्लेट्स में। ठीक, अब ये जो पहला है डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ये तो एक बन रहेगा, इससे हमको क्या मिल रहा है, इससे हमको नया स्ट्रक्चर मिल रहा है, मिड ओशियनिक रिज, और इसके कारण क्या होगा, ओशन बेसिन बढ़ेगा, है ना, इसके कारण क्या होगा, ओशन बेसिन बढ़ेगा। हमने एक इमेज देखा था जिसमें आपका ये नॉर्मल जो कॉन्टिनेंट है ना, ये ब्रेकअप होता है, फ्रैक्चर होता है, इसके कारण क्या होता है, एक नेशेंट क्या बनता है, सी बनता है, ये है ना, नेशेंट सी बनता है। फिर ये धीरे धीरे डाइवर्ज होकर क्या बन जाता है, एक प्रॉपर सी का फॉर्म ले लेता है। ठीक है ना, यहाँ पे हमको क्या मिलता है, मिड ओशियनिक रिज मिलता है। ठीक, इस तरह से हमने देखा था, एक इमेज देखा था, अलग अलग होते जाता है, तो ये उसमें आपको क्या मिलेगा, मिड ओशियनिक रिज, इससे क्या बन रहा है, ओशन बेसिन्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है कॉन्टिनेंटल, ये प्लेट बाउंड्री है, जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, जो जब प्लेट्स एक दूसरे के पास आएंगे तो वो तीन तरह से हो सकता है। पहला है ओशन और ओशन, जो दो ओशियनिक प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के पास हैं। ठीक, ओशियनिक प्लेट और ओशियनिक प्लेट,
दूसरा हो सकता है ओ सी, मतलब ओशन एंड कॉन्टिनेंट। तो ये आपका मान के चलिए ओशनिक प्लेट है और ये आपका है कॉन्टिनेंटल प्लेट। ठीक, तो इनके बीच इंटरेक्शन हो सकता है। फिर तीसरा है कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट इंटरेक्शन। ठीक, कुछ आपका इस तरह से होता है। ठीक है, कुछ आपका इस तरह से इंटरेक्शन होता है। ठीक है ना, समझ रहे हैं। अब इसके बस आपको क्या लिखने हैं, एग्जाम्पल्स लिखने हैं। एग्जाम्पल्स लिख पाएंगे, इस इमेज में देखते हैं कहाँ कहाँ पे कौन सा है। जैसे कि हमारा ये वाला प्लेट है ना, ये तो डाइवर्जेंट हो गया। कन्वर्जेंट में ये वाला जो कन्वर्जेंट है, जैसे ये पैसिफिक हो गया और ये वाला नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है ना, या फिर यूरेशियन प्लेट। यहाँ पर क्या हो रहा है, यूरेशियन प्लेट, ये ओशन है, ये भी ओशन है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से कन्वर्ज हो रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, पैसिफिक प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। इसमें एग्जांपल लिखेंगे, पैसिफिक प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। फिर उसके बाद ओ सी कन्वर्जन देखते हैं। ओ सी कन्वर्जन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर देखिए, नाजका और ये साउथ अमेरिकन प्लेट। ठीक है, ये क्या है, नाजका आपका लगभग ओशियन है, ओशियनिक प्लेट है, और साउथ अमेरिकन यहाँ पर क्या है, कॉन्टिनेंट है। ठीक, कॉन्टिनेंटल प्लेट है। तो इससे हमको क्या मिल रहा है, ओ सी इंटरेक्शन। और ज़्यादातर जो ट्रेंचेस हैं वो इन्हीं के आसपास होते हैं। ठीक है, जो लार्ज ट्रेंचेस हैं जैसे आपको इसमें मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा, आपको जितने ट्रेंच हैं वो आपको इन्हीं में मिलेंगे, ओसी इंटरेक्शन में और ओ ओ इंटरेक्शन में आपको क्या मिलता है, ट्रेंच मिलते हैं। ठीक है, फिर आएंगे थर्ड में, तो इसमें आप एग्जांपल लिखिए, नाजका एंड साउथ अमेरिका। फिर उसके बाद, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ है, सी सी इंटरेक्शन है ना, तो इसमें आप लिख लेंगे इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट इज स्टिल मूविंग टूवर्ड यूरेशियन प्लेट्स, है ना, इसलिए हमारा जो माउंट हिमालय है वो अभी भी राइज कर रहा है। ठीक, ये वाला है। ठीक, ये इंडियन प्लेट हो गया, आपका ये यूरेशियन प्लेट, ये दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बता पाएंगे प्रोसेस, है ना। डाइवर्जेंट प्लेट के लिए लिख लेंगे मोर मिड ओशियनिक रिज, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉल्ट के लिए लिख लेंगे ये वाला, मतलब यहाँ पे लिख लेंगे कोको पैसिफिक प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, या फिर एक जगह और होगा, हाँ ये वाला, यहाँ पर भी आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉल्ट आता है। ठीक है, लेकिन मेजर आपका ये है, पैसिफिक प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट को लिख लेंगे। जो कैलिफोर्निया के पास है, कैलिफोर्निया जान रहे हैं, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, ये जो है आपका ट्रांसफॉर्म बाउंड्री फॉल्ट के पास में है। ठीक है, पैसिफिक पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ये किस में लिखेंगे आप, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में, जब प्लेट एक दूसरे के पास से जाएंगी। ठीक है, चलो तो इसको लिख लेंगे, ये हम लोग धीरे से और पढ़ेंगे जब, है ना, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बस आपको लिखने के लिए ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी बस। ठीक है, इसका कंक्लूजन भी हम उसी टाइम देख लेंगे, है ना। कंक्लूजन में बस आपको बताना है कि कैसे ये
मतलब वे फॉरवर्ड आगे की तरफ बता रहा है, और या तो फिर कुछ आप इसके वो बता सकते हैं, मतलब लिमिटेशंस बताएंगे पहले, फिर उसके बाद आप इसका कंक्लूजन बताएंगे जिसमें बताएंगे कि कैसे ये इवोल्यूशन को बताता है अच्छे तरीके से, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन गंगा रिवर बेसिन with special reference to land, soil and water resources। ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा है, 2014 फिफ्थ क्वेश्चन, ग्राउंड वाटर पोटेंशियल, 2024 सॉरी 24 फ्रंट पेज में, पहले पेज में ही, पहले पेज में ही फिफ्थ क्वेश्चन देखना। द ग्राउंड वाटर पोटेंशियल ऑफ गंगेटिक वैली is on a serious decline. How may it affect the food security of India? इस समय किसके रेफरेंस में बोला गया है? केवल वाटर रिसोर्स, और वाटर रिसोर्स में भी किस में? ग्राउंड वाटर पोटेंशियल पे, ठीक है, ग्राउंड वाटर पोटेंशियल के उसमें बताया गया है, उसके रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। अभी आपको किन किन दो रेफरेंस, किन दो एडिशनल डायमेंशंस में बात करनी है? लैंड एंड सॉइल। तो आपको इसके बारे में पता है। जैसे सबसे पहले इसको डील करने के लिए आप क्या बताएंगे? कोई डेटा बता पाएंगे? जैसे इसमें बोला गया है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ गंजेटिक वैली, तो इससे रिलेटेड कुछ डेटा बता पाएंगे? हाँ हाँ, जैसे कि इसका मेन डेटा जो है वो है 26%, है ना, लैंड एरिया में लगभग 40% ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या, ठीक है, लगभग 26%, 26% आपका लैंड एरिया है गंजेटिक वैली बेसिन का, है ना, गंगा बेसिन का, उसमें लगभग 40% पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री यहाँ पे रहती है, ठीक। अब जब इतने कम स्पेस में इतनी ज़्यादा जनसंख्या होगी तो उसके क्या क्या केसेस हो सकते हैं, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? रिसोर्सेज का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, तो रिसोर्स में हमको तीन चीज, मेन तीन रिसोर्स के बारे में बात करना है, लैंड रिसोर्स, सॉइल रिसोर्स और वाटर रिसोर्स। वाटर कहाँ से मिलता है हमको? यहाँ पे मोस्टली पेरेनियल रिवर्स हैं, ठीक, गंगा रिवर बेसिन है, उसके आसपास उसकी सारी सब्सिडरी रिवर्स हैं, ठीक, ये सब क्या है? पेरेनियल है। लेकिन केवल नदी एरिया है, उसके आसपास का जो एरिया है ग्राउंड वाटर, वो कैसा है? ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है ना, धीरे धीरे डिप्लीशन हो रहा है ग्राउंड वाटर जो है। साथ में और क्या बताएंगे? जैसे सॉइल के बारे में जब डिस्कस करेंगे तो सॉइल का किस चीज़ से डिस्ट्रीब्यूट, मतलब किस सेंस में बात करेंगे? सॉइल की फर्टिलिटी के सेंस में। कौन सा सॉइल है यहाँ पर? एलुवियल, जलोढ़, ठीक है, जलोढ़ मृदा है यहाँ पर, एलुवियल, एलुवियल मृदा है, ठीक। एलुवियल मृदा कैसी होती है? हाईली फर्टाइल होती है। तो यहाँ पे जैसे एलुवियल मृदा है ना, जलोढ़ मृदा है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? इसमें एग्रीकल्चर, कौन कौन से क्रॉप्स बेनिफिशियल हैं इस एरियाज में, है ना, तो क्रॉप का भी आप बताएंगे कैसे ये इम्पोर्टेंट एरिया है ना, यहाँ पे कौन कौन से क्रॉप्स हम ले सकते हैं, उसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हैं सॉइल के थ्रू। प्लस आप जैसे लैंड के बारे में बताएंगे तो लैंड होल्डिंग्स के बारे में आप बता सकते हैं कि लैंड, जो एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स है वो डिवाइडेड है, फ्रेगमेंटेड है, बहुत ज़्यादा ही फ्रेगमेंटेड है, ठीक है। हाई पॉपुलेशन मतलब हाई कंट्रीब्यूशन, हाई कंपोजिशन किनका हो जाएगा? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स का, ठीक। और ये जो लैंड है वो डिवाइडेड है डिसप्रोपोर्शनेटली, मतलब हायर जो मतलब जो है हाउस होल्ड्स हैं, स्मॉलर एंड जो मीडियम फार्मर्स हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं,
इनका मतलब क्या बोलना चाहिए, आपका प्रोपोर्शन जो है वो ज़्यादा है, लेकिन जो लैंड का कंट्रीब्यूशन है, जो लैंड होल्डिंग्स है इनके पास, वो कम है। ठीक, तो इस चीज़ को आप बताएंगे। साथ ही साथ और क्या बताएंगे, क्वेश्चन में और क्या बोला गया है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी, डेंसिटी के बारे में बताएंगे। तो डेंसिटी के बारे में कैसे बताएंगे, इस एरिया का डेंसिटी का एक ग्राफ आप बताएंगे, वेरी हाई डेंसिटी, है ना। जैसे आप मैप बनाएंगे, इंडिया का मैप बनाएंगे, इंडिया का मैप बनाने आता है, बना सकते हैं, चलिए बनाइए। तो ये जैसे अगर आप इंडिया का मैप बनाएंगे, तो इसमें क्या आपको बताना है, गंजेटिक वैली, तो आपका कहाँ तक कवर करता है ये आपका लगभग गंगा वैली है। ठीक है, ठीक। अब इसमें आप पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ ज़्यादा है, तो यूपी और बिहार में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। इसका डेंसिटी का आपको कुछ नंबर्स अगर पता है तो लिख दीजिएगा, है ना, नहीं तो इसको आप मार्क कीजिए। वेरी हाई डेंसिटी, और इसका एक कोई भी रेंज दे दीजिए, है ना, कोई भी रेंज, जैसे अराउंड 1000, मतलब कुछ रेंज में रहेगा, उसमें आप लोग इसको बताएंगे। ठीक है, डेटा आप लोग देख लेना थोड़ा सा, इसका डेटा मेरे पास अभी नहीं है। तो उसके बाद और क्या है इसमें, और किस सेंस में बता सकते हैं, और क्या मतलब हम लोग डिस्कस कर सकते हैं इसमें, बताओ। चलो स्ट्रक्चर देखते हैं इसका, आंसर का कैसे लिखोगे स्ट्रक्चर, आंसर का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ये आपको 3 पेजेस में आप आंसर आपको इसका क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो आप कैसे इसको मैनेज करोगे, स्पेस को कैसे मैनेज करोगे, टाइम को अभी छोड़ दो, स्पेस कैसे मैनेज करोगे इसमें, और क्या क्या चीज़ें, जैसे डेटा हो गई, है ना, एक इमेज हो गया, एक इमेज आपको बनाना है, साथ में आपको क्या करना है, डेटा कुछ कुछ देना है, प्लस आपको पॉइंट्स देने हैं। तो आप क्या क्या पॉइंट्स दोगे और कैसे कैसे बनाओगे। चलो इंट्रोडक्शन कोई भी, जैसे इंट्रोडक्शन तो हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, आप उसको लिख सकते हो या कुछ और भी लिख सकते हो। हाँ, 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 जनसंख्या पाई जाती है। हाँ, हाँ, ठीक है, तो इसको हम लोग जैसे, इसके लिए जो वर्ड है वो है क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, या फिर सभ्यता का उद्भव। नहीं, उद्गम क्षेत्र, उद्भव नहीं है, हिंदी में ये उद्गम क्षेत्र हो जाएगा, है ना, उद्गम क्षेत्र लिखना, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन या फिर सभ्यता का जन्म स्थान। ठीक है, एग्रीकल्चर का भी सबसे पहले हमको एग्रीकल्चर का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, हाँ, हिस्ट्री में पढ़े हो ना आप, हिस्ट्री में पढ़े हो, कौन कौन सी जगह का नाम है। सभ्यता नहीं, मतलब मैं पूछ रहा हूँ आपको, एग्रीकल्चर का सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिला था, एग्रीकल्चर या फिर राइस, राइस कल्टीवेशन का। हाँ, कालीबंगा तो वो मतलब कुछ आपको, हाँ, उसमें अलग चीज़ें हैं।
हाँ, सिप, चावल के भी साक्ष्य हैं, लेकिन इंडिया में सबसे पहले साक्ष्य कहाँ मिले हैं चावल के या राइस के? हाँ, आजमगढ़ पढ़े हो? हाँ, पढ़े हो ना? हाँ, तो वो है वहाँ पे, यूपी कहाँ पे है, गंगा नदी बेसिन में, है ना? तो वो हो सकता है। एग्रीकल्चर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे। फिर उसके बाद और क्या बता सकते हो? और क्या बता सकते हो? यहाँ पे एबंडेंट वाटर रिसोर्स है, क्योंकि पेरिनियल रिवर से ये वो है ना, पेरिनियल रिवर्स यहाँ से गुजरती हैं, तो हमेशा वाटर रिसोर्स होगा। फिर अब एग्रीकल्चर है जो मल्टीपल क्रॉप ले सकते हैं यहाँ पे, है ना? हमेशा अगर आपके पास वाटर रिसोर्स अवेलेबल है अबंडेंस में, तो आप क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग, क्रॉप ले सकते हैं, मल्टीपल क्रॉप्स ले सकते हैं। ठीक, इससे क्या होगा, फार्मर्स को बेनिफिट होगा। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, और क्या बताएंगे इंट्रोडक्शन में? लैंड कैसा है, लैंड के बारे में बताएंगे, है ना, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपको सारी चीज़ें बतानी है। लैंड आपका क्या है, एलुवियल लैंड है, वेरी फर्टाइल लैंड है ना? एलुवियल जलोढ़, जलोढ़ मृदा। हाँ, लोगों की डिपेंडेंसी बता सकते हो, लोगों की डिपेंडेंसी तो हम लोग बता दिए ना फिगर में। हाँ, हाँ, उस डेटा को डाल सकते हो। नहीं, मैं बोल रहा हूँ अगर डेटा वो नहीं डाल रहे हो, है ना, तो और क्या इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। जैसे जो क्वेश्चन आपको दिया है, उसमें क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको लिखा है केवल लैंड, सॉइल और वाटर रिसोर्स के मतलब स्पेशल रेफरेंस में आपको डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन को आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे सॉइल है ना, जैसे सॉइल है, तो सॉइल क्या है, एलुवियल सॉइल है, हाईली फर्टाइल सॉइल है, तो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रहना चाहेंगे, है ना? एग्रीकल्चर यहाँ पे क्या होगा, आसान होगा। ये एरिया क्या है, प्लेन, लो लाइंग प्लेन एरिया है, इसमें यहाँ पे जो काम करना है वो टफ नहीं होगा, इजियर लाइफ स्टाइल होगा, है ना? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पे क्या होगा, आसान होगा, क्योंकि लैंड क्या है, समतल है। ठीक है, हाईली डेंस पॉपुलेशन मतलब हाईली रोड्स का कॉम्प्लेक्स वो है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है ना? सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ किसकी है, रोड्स कहाँ पे है, रोड्स की, वो आपके गंगा प्लेन्स पे है। रेलवे की डेंसिटी कहाँ पे सबसे ज़्यादा है आपकी, वो गंगा प्लेन्स पे है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका इजीली मतलब आप क्या कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक, और क्या चीज़ बता सकते हैं इसमें? जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को रिलेट कर लेंगे, तो लैंड लैंड रिसोर्सेस में, है ना, सॉइल के बारे में बता दिए, फिर वाटर के बारे में, वाटर क्या है, एबंडेंटली अवेलेबल है ना, फ्रेश वाटर अवेलेबल हो रहा है आपको। ठीक है, अब जब इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आप डिस्कस करेंगे इन पॉइंट्स पे, फिर उसके बाद इनके लिमिटेशंस बताएंगे। आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, अगर हाई डेंसिटी है इस एरिया की, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो उसके कारण हम लोग कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं इन एरियाज में। जैसे कि हाईली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, है ना, यहाँ पे दूसरे जो एम्प्लॉयमेंट के साधन है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, है ना? जैसे यहाँ पे इंडस्ट्री तो है, लेकिन वैसी इंडस्ट्रीज नहीं है, हाईली रिसोर्सफुल इंडस्ट्रीज नहीं है, थोड़ी कम है ना? फिर उसके बाद क्या हो सकते हैं, सर्विस सेक्टर के बारे में बता सकते हैं, है ना? ये जो एरिया है वो रूरल डिपेंडेंट है, मतलब रूरल एरिया ज़्यादा है यहाँ पे, अर्बन कम है ना? अर्बन पॉपुलेशन कम है, रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक, इन सब चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग चीज़ों को आप बता सकते हैं। फिर इसके में मतलब जैसे प्रॉब्लम्स के बारे में बताएंगे कि एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट हैं, लेकिन एग्रीकल्चर क्या हो रहा है आज के डेट में, हाईली मतलब हम बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसके कारण डिग्रेडेशन हो रहा है ना, सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है। हम है मतलब क्या बोलना चाहिए, फर्टाइल मतलब फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो उसके कारण क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है सॉइल। हाँ, एक्सटेंसिव यूज़ कर रहे हैं इन सब चीज़ों का। ठीक, तो इन सब चीज़ों से नुकसान हो रहा है। अब इसके लिए हम कुछ सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो आपको जो 3 पेज दिया गया है, उसमें फर्स्ट पेज में आप इनका थोड़ा सा बेस बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, डेटा बताएंगे, कुछ डायग्राम्स लिखेंगे। फिर सेकेंड में आप इनके बारे में बताएंगे थोड़ा सा, और ठीक इनको एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ों को, तीनों फैक्टर्स को, लैंड के बेसिस के फैक्टर्स को, फिर सॉइल बेसिस के फैक्टर्स को, और वाटर के बेसिस के फैक्टर्स को
आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जैसे अभी वाटर पोल्यूशन वेरी हाई है, आर्सेनिक का लेवल ज़्यादा है कुछ कुछ एरियाज में, ठीक, ग्राउंड वाटर एक्सप्लोइटेशन ज़्यादा होने के कारण। तो इन सब प्रॉब्लम्स को क्या है आप बताएंगे, ठीक। फिर इसके बाद इनके लिए एक सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। कुछ कुछ सॉल्यूशन जैसे कि मतलब प्रॉपर यूज़ है ना, सस्टेनेबल यूज़ करना है, फिर उसके बाद हाँ वाटर मैनेजमेंट प्लान बनाना है, ठीक है, एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के को हमको अडॉप्ट करना है, ठीक है। हम एग्रीकल्चर को छोड़ नहीं सकते, रोक नहीं सकते, डिग्रेडेशन को कम नहीं कर, मतलब उसको इम्प्रूव करना है, लैंड की फर्टिलिटी को हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ना। हाँ चक्रीय खेती मतलब रोटेशनल एग्रीकल्चर, क्रॉप्स हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, ठीक। फिर इसके बाद कंक्लूजन में आप एक वे फॉरवर्ड बताएंगे और कंप्लीट करेंगे, ठीक है। समझ गए, स्ट्रक्चर समझ में आया, मेन आपको स्ट्रक्चर समझना है इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलो, तो आज यही ख़त्म करें। आपको ज्योग्राफी समझ में आया, थोड़ा सा हेल्प हुआ इससे। कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सा जो मतलब आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ज्योग्राफी में हम अभी जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, हम लोग न्यू तैयार कर रहे हैं, फाउंडेशन उसके कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे। जैसे कि RIS ये GIS वाला क्वेश्चन है, ये आपको ज्योग्राफी में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, आप जनरली आप ज्योग्राफी में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये आपके एप्लीकेशन की टेक्निक पर डिपेंड करता है, आपके आंसर राइटिंग की टेक्निक पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे हैंडल कर पाएंगे, ठीक है।